हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवल लेक्चर। अगर आप क्लास 10th में हो, 2022 बोर्ड एग्जाम में 24 मार्च को हिंदी का पेपर देने वाले हो, तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। ये पेपर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पेपर को आप लोग सॉल्व जरूर कर लेना। ठीक है, मैं आप लोगों को सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो यहाँ आप लोग देखो, आप लोगों को पेपर में जो है 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को पूरा अच्छे से पढ़ना है। जैसा ये प्रश्न पत्र है ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। और हाँ, और आप लोगों का जो पेपर रहेगा 70 नंबर का रहेगा। ठीक है, आप लोगों के जो पेपर का पूर्णांक है, यानी कि हिंदी जो है 70 नंबर का आएगा। ऐसे हर एक सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ आपको 15 मिनट इस छात्री को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपको 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ लेना है कि कितना हमें नंबर आता है, कितना नहीं आता है। ठीक है, तो अब आप लोग यहां देखो, आप लोगों का यहां से प्रश्न स्टार्ट हो गया। लिखा हुआ है प्रश्न, यानी कि फर्स्ट का कि निम्नलिखित में से कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ज्ञानेंद्र कुमार एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं, या फिर अधिक प्रसिद्ध हैं। सेकंड है, ममता लेखक जो है, ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। नहीं, ये तो गलत है वैसे भी। एंड जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि हैं। नहीं। एंड यहाँ जो चौथा है, जो प्रबंध परिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, याद रखना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का। ओके, और अब आप लोगों को अगला क्वेश्चन देखना है। यहां देख सकते हो, अगला हमारा क्वेश्चन है, यहां ध्यान से देखना। जितने प्रश्न है सारा आप लोग ध्यान से देखें। खा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखो। यहां आप लोगों को 4 यानी कि 4 कृति दी हुई है, इनमें से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, तो आप लोग इसमें से जिसका भी जानते हो उसका लेखक का नाम लिख सकते हो। जैसे यहां मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां आप लोगों का जिस सेवा सदन है वो किसकी रचना है। यहां देखो, सेवा सदन किसकी रचना है, सभी को पता होगा। ठीक है, तो सेवा सदन आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि किसकी रचना है। तो सेवा सदन जो रचना है, यानी कि सदन सेवा सदन जो रचना है वो किसका है, प्रेमचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र जी का। ठीक है, तो ये हमारा पहला है। अगला देखो, अगला मैं आप लोगों को दीपदान का बता देता हूं, यानी कि हमारा दीपदान के लेखक कौन है, सभी को पता होगा क्योंकि मैं बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ाया हूं। तो दीपदान के जो लेखक हैं वो हैं आप लोगों के राम कुमार वर्मा, जो कि एक एकांकीकार के रूप में बहुत ज्यादा फेमस है। तो राम कुमार वर्मा। ओके, तो यहां से आपका ये 2 क्लियर हो गया। अब आप लोग ये दोनों आप लोग सर्च करके कहीं से भी आप लोग याद कर लेना। ठीक है, आप लोगों को ये 2 मैंने बता दिया, अब 2 आप लोग खुद याद कर लेना। ठीक है, अगला देखो, यहां क्वेश्चन नंबर यानी कि गा है कि किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखो। किसी एक जीवनी लेखक का नाम बताना। यहां देख सकते हो, किसी एक जीवनी लेखक का नाम। तो जीवनी लेखक का नाम आप लोगों को मैं बता दूं कि जीवनी लेखक जो है, यानी कि गा वाला हमारा क्वेश्चन है। तो जीवनी लेखक जो हमारे हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर जी। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ये सारा याद रखना, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा है। अगला क्वेश्चन देखो, मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है। मैं इनसे मिला, ये आप लोगों को किस विधा की रचना है, सभी को पता है किस विधा की रचना है, मैं इनसे मिला। तो ये आप लोगों का स्टूडेंट संस्मरण विधा की रचना। किस विधा की है, संस्मरण विधा। तो इतना तो आप लोग याद ही कर सकते हो। मतलब मैं आप लोगों को सोचता हूं कि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दूं। ठीक है, यहां आप लोगों को यह हो गया। अब यहां देखो लिखा हुआ है कि संस्मरण विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए, यानी कि जो संस्मरण विधा है उसकी किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो संस्मरण विधा के सभी को मैंने पढ़ाया है, 2-3 लेखक का नाम बताया है। और अगर आप लोग नहीं जानते हो तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहला आप लोग याद रखना, आप लोगों का पदम सिंह, क्या याद रखोगे, पदम सिंह शर्मा। और दूसरा आप लोग याद रखना बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास चतुर्वेदी। ठीक है, जितना बता रहा हूं उतना आप लोग याद रखना यार, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां तक तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई, 1-1 नंबर के सारे क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब आप लोग देखो 2-2 नंबर का क्वेश्चन, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। यहां पहला देखो, दूसरा का यानी कि दूसरा का है कि रीतिबद्ध शाखा के किसी एक कवि का नाम लिखिए तथा उनकी एक रचना का आप लोगों को उल्लेख करना है। तो रीतिबद्ध शाखा के मैं आप लोगों को बता देता हूं कवि तथा उनकी रचना।
तो यहां देखो आप लोगों का क्या है, यानी कि दूसरा का रीतिबद्ध शाखा की, यहां हमने रीतिबद्ध शाखा के बताना ना या रीतिबद्ध शाखा के। तो रीतिबद्ध शाखा के जो मैं आप लोगों को किसी एक कवि तथा उनकी रचना का नाम बता दे रहा हूं, मैं आपको दो बता दे रहा हूं। पहला आप लोग मतीराम याद रखना, दूसरा विहारी, ठीक है। मतीराम और विहारी, मतीराम जी की रचना है रसराज और मतीराम सतसई, और विहारी लाल जी की रचना है विहारी सतसई। मतलब एक तो ट्रिक है कि मतीराम का मतीराम सतसई याद रखना, विहारी का विहारी सतसई। यहां से एक एक रचना तो आपको हमेशा क्लियर रहेगा, तो यहां से आपका 2 नंबर बिल्कुल फिक्स भी हो जाएगा अगर आप इतना याद रखोगे। और हाँ, एक बात याद रखना, छायावादी युग और रीतिकाल युग इसके साथ में याद रखना। मैं आपको बता देता हूं साथ में कि जितने भी चीजें हैं सारे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं। साथ में आप लोग छायावादी, ठीक है, छायावादी सभी को याद होगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार इन्फॉर्म कर देता हूं क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा नजदीक है। और रीतिकाल, इनके कवि तथा इनके जो विशेषताएं होती हैं उनको जरूर याद रखना, ये आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, यहां तक हो गया हमारा, यहां तक। अब अगला देखो यहां खा वाला कि प्रयोगवादी काव्यधारा के 2 विशेषताएं लिखिए। प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 विशेषताएं, तो प्रयोगवादी काव्यधारा की मैं आपको 2 विशेषताएं बता देता हूं। खा वाला है प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 विशेषताएं इस प्रकार से हैं। नंबर फर्स्ट है देखो, नवीन विंब एवं नवीन प्रतीकों का मुंह, यानी कि जो नवीन विंब है एवं नवीन प्रतीकों का मुंह। और दूसरा है कुंठा एवं निराशा का स्वर, जो कुंठा एवं निराशा का स्वर है, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ गा वाला देखो, यहां पूछ रहा है निम्न में से किसी एक का काव्य या ग्रंथ के कवि का नाम लिखो। कवि का नाम लिखना है। फर्स्ट है एक पतंग अनंत में, सेकंड है पंचवटी, एंड थर्ड है जो आप लोगों का समर्पण, एंड 4 है अनामिका। तो मैं आपको इसमें से 2 बता देता हूं, और 2 तो आप लोग खुद से भाई सॉल्व करना, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो ना। तो पहला मैं आपको बता देता हूं पंचवटी। पंचवटी का याद रखना, मैथिली शरण गुप्त जी इनके रचनाकार हैं, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। और सेकंड आप याद रखना समर्पण। समर्पण के जो रचनाकार हैं या कवि हैं वो हैं माखन लाल चतुर्वेदी। तो ये दोनों आप बिल्कुल याद कर लेना। तो यहां से आपके ये सारे 10 नंबर के क्वेश्चन हैं, और यहां से आप लोग इन सारे को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। तो इसलिए मैं आप लोगों को सारा क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। अब आप लोग देखो यहां ध्यान से, अब देखो आप लोगों का गद्यांश आता है और पद्यांश आता है। मतलब इसमें जो भी गद्यांश है, मैंने कई सारे गद्यांश और पद्यांश पढ़ाया है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना, मैंने बहुत सारे गद्यांश पद्यांश पढ़ाया है। अब आप लोगों का ये गद्यांश है, 6 नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम में। मैंने ये भी गद्यांश सॉल्व कराया है जो इसमें है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं सॉल्व किया है तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। तो ये आप लोग गद्यांश देख सकते हो, ये लिखा हुआ है हमारी जो सारी संस्कृति का मूलधार है ना, इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है, ठीक है। जहां जहां हमारे जो नैतिक सिद्धांत का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उनमें मुख्य, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, सारे को पता है लेकिन समझ के जाना, ये सारा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, एंड पारस्परिक जो विरोध को कैसे मिटाया जा सकता है। अब आप ध्यान से समझना, देखो जो आप लोगों का रेखांकित अंश है ना, उसको कम से कम 2 बार ध्यान से पढ़ लेना। जब आप उसको ध्यान से पढ़ोगे ना तो उसका व्याख्या जो है ना ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएगा, आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आप इस चैप्टर को पढ़े हो अच्छे से तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मैं आपको संदर्भ में आपको क्या लिखना रहता है, चैप्टर का नाम यानी कि पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो मैं बता देता हूं ना, इसके जो मतलब पाठ का नाम है वो है भारतीय संस्कृति। कौन सा चैप्टर है, भारतीय संस्कृति। यहां आप लोग ट्रिक याद रखना, ये हमारा संस्कृति लिखा हुआ है तो इसलिए भारतीय संस्कृति चैप्टर से है। और जिसके लेखक जो है वो है, और कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश आएगा। अब आप लोग यहां संदर्भ लिख देना, मैंने आपको बता दिया चैप्टर का नाम भारतीय संस्कृति, और इसके जो लेखक है कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहां से 2 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो गया। चलो अब रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या करना पड़ता है ये मैं आपको बता दूं। रेखांकित अंश की व्याख्या एक छोटी सी चीज है जो आप लोगों का यहां से देखो हमारी सारी संस्कृति से यहां सामने आता है, यहां तक है। तो अब आप लोगों को करना क्या है, देखो इसी चीज को आप लोगों को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर अपने रूप में वर्णन कर दो, आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। देखो ये कोई याद नहीं करता, इतना बड़ा कोई याद नहीं करता, खुद बोर्ड एग्जाम में बनाकर सभी लिखते हैं और सभी को नंबर मिल जाता है। मेन होता है यहाँ संदर्भ अगर आप सही लिखोगे, पाठ का नाम, लेखक का नाम, तो आपको सारा नंबर सही मिल जाएगा। यहां आप लोग तीसरा तो इसी गद्यांश में से ढूंढना पड़ता है जो आप लोगों का आंसर होता है, ठीक है। तो यहां आप लोगों का ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और अगर आपको वो नहीं आता तो ये आप लोग तैयार कर लेना। मैंने आपको बताया कि मित्रता पाठ और जो आप लोगों का है भारतीय संस्कृति, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो मित्र से है, तो मित्र से है। अब इसमें यही है कि आप लोग रेखांकित अंश को ध्यान से पढ़ना है। मित्रता वैसे भी लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए मित्रता चैप्टर से है।
अब वही चीज है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो और रेखांकित अंश की व्याख्या करो और सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। तो यहां भी आपको 2-2 नंबर मिलेगा हर एक क्वेश्चन पर, यहां 2 नंबर और यहां 2 नंबर, यहां 2 नंबर, यानी कि 6 नंबर फिक्स हो जाएगा अगर आप इसको करोगे। मतलब आपके पास ऑप्शन है, पहला करो या फिर दूसरा करो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कर सकते हो। तो यहाँ आप लोग पाठ का नाम आपको पता चल ही गया, मित्रता चैप्टर से है और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो फिर ये भी चैप्टर आपका, ये भी गद्यांश आपको समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया गद्यांश 6 नंबर का। अब पद्यांश पर आप लोग ध्यान दो, पद्यांश भाई बोर्ड एग्जाम में आता है 6 नंबर का। ठीक है, अब पद्यांश देखो आप लोगों का 2 है। अब दोनों थोड़ा सा आप लोगों को अलग टाइप का दिख रहा होगा। ठीक है, यहां आप लोग देखो, गुरुपद वंदी सहित अनुरागा राम मुनि सन, जो आप लोगों का आयुषी मांगा, मतलब आप लोगों का यहां से स्टार्ट है यहां तक है। ठीक है, यहां गोसाई है, यानी कि आप लोगों का जो इस चैप्टर का क्या नाम है पता है आप लोगों को। तो ये आप लोगों को पद्यांश ढूंढ लेना है। ठीक है, ढूंढ लेना है किस चैप्टर से है। ठीक है, और आप लोग ये वाला खा, मतलब दोनों में से कोई एक करोगे 6 मार्क्स मिल जाएगा। पद्यांश के लिए भी आपको ज्यादा चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, मैंने आपको बताया था 3 से 4 चैप्टर्स अगर आप उसको पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये दोनों जो पद्यांश है वो आप लोगों को आता होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये दोनों पद्यांश आपको नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, मैं आप लोगों को ये बता देता हूं किस चैप्टर से। ये आप लोगों का है जो आप लोगों का महादेवी वर्मा जी इसके मतलब कवि हैं, और ये जो आप लोगों का चैप्टर है हिमालय से। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया। अब देखो आता है जीवन परिचय 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय आता है। ठीक है, आप लोगों को लेखक का 3 नंबर का आएगा, कवि का 3 नंबर का। तो यहां आप लोग देखो, पहला है आप लोगों का जयशंकर प्रसाद, ये चैप्टर आपका कट चुका है, और भगवत शरण उपाध्याय। इसके जगह पर आप लोगों को एक और दे सकता है, यहां आप लोगों को याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का दे सकता है। तो आप लोग जीवन परिचय कैसे लिखोगे, सबसे पहले ये ध्यान से समझो। जयशंकर प्रसाद जी का आप लोग यहाँ आपका प्रश्नोत्तर नंबर 5 है ना, या प्रश्नोत्तर नंबर 5 का। ठीक है, तो ये आप लोग ऐसा हेडिंग डाल देना, जयशंकर प्रसाद जी हेडिंग डाल देना, जीवन परिचय हेडिंग डाल देना, और इधर आप लोग अंडरलाइन कर लेना और अच्छे से ऐसे जीवन परिचय लिख देना। जितना भी जानते हो आप लोग जयशंकर प्रसाद जी के बारे में ऐसा लिख देना। ठीक है, ये हमारा है लेखक का जीवन परिचय। कवि का समझो, कवि में यहां देखो 3 दिया हुआ है, आप लोग मतलब इसमें से आप लोग तुलसीदास भी याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि कुछ चैप्टर कट भी चुके हैं, तो तुलसीदास भी याद कर लेना। तो ये हमारा भैया खा है। अब आप लोग ये देखो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का संस्कृत का है। देखो वाराणसी चैप्टर से आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोगों का है जो आप लोगों का भारतीय संस्कृति चैप्टर है, भारतीय संस्कृति उस चैप्टर से। तो ये आप लोग याद कर लेना। ठीक है, ये आप लोगों का 4 नंबर का है, इसको मैंने पढ़ाया है, और यहाँ इसको आज ही मैंने पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया था। बंधनम मरणम जयो अपराजय उभयत्र समो वीरा वीरो भावे ही वीरता, अभी मैंने कल ही पढ़ाया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लेना। अब यहां से आप लोगों का ये संस्कृत का 4 नंबर का आता है। अब यहां आप लोग देखो, आप लोगों का श्लोक लिखने के लिए आता है। श्लोक तो आप लोग 2 याद कर लेना, किसी एक को लिख देना, तो यहां से आपका हो गया। ये आप लोग 2 संस्कृत में अनुवाद करना है, मतलब संस्कृत में उत्तर देना है। प्रश्नों में किन्हीं 2 के संस्कृत में उत्तर दो, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो जो 6 नंबर आपका फिक्स हो जाता है यहाँ, रस छंद अलंकार। रस छंद अलंकार भी मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। तो रस छंद अलंकार आप लोग करुण रस याद कर लेना, यहाँ से मैंने कल ही पढ़ाया है। उपमा अलंकार याद कर लेना, और यहाँ रोला अथवा सोटा में से कोई एक याद कर लेना। आपका 6 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। मतलब यहाँ से आप देख लो कितने नंबर कर पाते हो, तो बोर्ड एग्जाम में उतना ही नंबर करके आओगे। ठीक है, अब आप लोग यहाँ उपसर्ग देखो। उपसर्ग में आप लोग ध्यान रखना, जैसे ये 5 जो उपसर्ग दिए हुए हैं ना, 5, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसी इतने को याद कर लो बस, 5 उपसर्ग। जैसे आ दिया हुआ है तो अभिमान, अभिशाप, ठीक है, अभिलाषा, ऐसा याद कर लो। सु से सुंदर, सुलभ एंड सुमार्ग, सह से सहपाठी, सहचर एंड सहयोगी, ऐसे आप सारे का याद कर लो। अप से अपमान, और अप से बहुत सारा याद कर सकते हो ऐसे। अभी से अभिशास, जो आप लोगों का अभिलाषा, ठीक है, एंड अभिशासन, कुछ भी याद कर सकते हो, उसका कोई अर्थ निकले, तो ये आप लोगों का है उपसर्ग। ये 5 आप याद कर लेना जो इसमें दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उपसर्ग है। ओके, अब आप लोगों का प्रत्यय जो इसमें 5 दिया हुआ है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि याद करके जाना। इसमें जो प्रत्यय दिया हुआ है इसको भी आप लोग याद कर लेना। मतलब यहाँ से उपसर्ग और प्रत्यय जो दिया हुआ है वो याद कर लेना। यहाँ आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है कल उसको याद कर लेना, और जो इसमें दिया हुआ है जैसे नीलमणि, 12 मासा, ठीक है, एंड यहाँ आना जाना और चक्रपाणी, इसको भी याद कर लेना। ठीक है, और यहां से आप लोगों का तत्सम तद्भव शब्द दही का दधी हो जाएगा। ऐसे आप जितना दिया हुआ है ना, और आपको याद करना पड़ेगा। मैंने कम से कम 10 से 15 एक ही वीडियो में पढ़ाया था, उतना याद कर लोगे तो ये सारा हो जाएगा। पर्यायवाची देखो, इसमें केवल आपका 4 दिया हुआ है, 4 में से 2 का करना है। जैसे तालाब है तो जलाशय हो गया, नदी हो गया, आकाश हो गया, अंबर और आसमान,
ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। मतलब ये सारी चीजें बहुत आसान है, इसमें व्याकरण आप लोगों का बहुत आसान है। आप चाहो तो 1 घंटे में अपना बहुत सारी चीज याद कर सकते हो। अभी आपके पास समय है, आप लोग जो नहीं पढ़े हो वो पढ़ लो। ओके, यहां आप लोगों का संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद भी 2 नंबर का आता है, सभी को पता होगा। तो संधि विच्छेद भी कुछ आप लोग याद कर लो जो मेन मेन पॉइंट वाले हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कवि धन आदि एंड एक धन एकम एंड महाधन ओघा एंड इति धन उक्तम, तो इसको भी आप याद कर लेना। और इसमें मैंने आप लोगों को मधु पढ़ाया है और यहाँ मैंने आप लोगों को पट पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देखो, यहाँ से कुछ आपके कट चुके हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो यहां से 2 नंबर आपका ये आएगा जो विभक्ति लिखने के लिए आता है। अब यहां आप लोग देखो, पट का याद कर लो, बहुत है, हस का और पट का याद कर लो, ठीक है। यहां से एक आप लोगों को धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखना रहता है, तो ये आप लोग देखना। जैसे मैं आप लोगों को यहां आप लोगों को बता दूं, जैसे ये देखो बोर्ड एग्जाम में पूछा था कि पठावा, पठावा है तो पठावा आपका लट लकार है वर्तमान काल, और पुरुष है उत्तम पुरुष, और वचन है द्विवचन, ठीक है। तो ये आप लोगों का है। ओके, तो ये आप लोगों को ऐसे लिखना पड़ता है बोर्ड एग्जाम में। मैंने सारी चीजें बताया है यार, आप लोग केवल पढ़ो। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के संस्कृत में अनुवाद करो। पहला है हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, वह घर कब जाएगा, एंड अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा है, भारत एक महान देश है। इसको आपको करना है संस्कृत में अनुवाद। एक बात याद रखना, संस्कृत में अनुवाद करते समय कुछ रूल्स होते हैं जो याद रखना। 6 नंबर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है निबंध। निबंध भाई आपको लिखकर ही आना है, 2-3 पेज लिखकर आना है, ठीक है। आप लोग ऐसा करना कि निबंध अच्छे से लिखना। आपको निबंध में अगर फुल नंबर मिल गया तो आप लोगों को समझो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। आप लोग देखो निबंध लिखना है। पहला आप लोगों का किसी देखे हुए मेले का वर्णन, जैसे किसी भी आप लोग देखे हुए मेले का वर्णन, अपने आंखों से देखा है उसका वर्णन करना है, या देश प्रेम या बेरोजगारी की समस्या, जैसे बेरोजगारी और उसे दूर करने का उपाय, और सड़क दुर्घटना कारण और निवारण। देखो ये तो अपना ही बनाकर लिख सकते हो यार। सड़क दुर्घटना आप देखते हो, बेरोजगारी भी देखते हो, देश प्रेम भी आप जैसे देश के प्रति प्रेम करते हो, और किसी मेले को आप देखे हो ना उसका वर्णन कर दो, वैसे सेम हो गया। और खंड काव्य 3 नंबर का आता है, तो खंड काव्य में आप लोगों को ज्योति जवाहर पढ़ा ही चुका हूं। ज्योति जवाहर बाई श्रवण लेक्चर सर्च कर लो, आप लोगों को मिल जाएगा। और यही आप लोगों का 3 नंबर का आता है, कहीं कहीं अलग आता है दूसरे टाइप का। तो ये पूरा हिंदी का पेपर है, पूरे 70 नंबर का आप लोगों का ये पेपर है, पूरा 70 नंबर का। मतलब ये आप लोगों का ऐसे आएगा 70 नंबर का पेपर हिंदी में। और मैंने आप लोगों को सोचा कि बता दें कि कैसे आएगा पेपर, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी थे, तो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोग हिंदी की तैयारी जम के करो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज और भी आने वाली है। तो इस वीडियो को शेयर कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।